जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं एनडीए 2024 फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ हम ये जान लें कि जो कुछ साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के अंदर या फिजिस्ट है, उनकी डिस्कवरीज क्या क्या हैं, तब पढ़ने में मजा आएगा। पहले देखो हम सीक्वेंस क्या रखेंगे कि भाई साइंटिस्ट डिस्कवरीज कुछ ये डिस्कस कर लेंगे कि साइंटिस्ट जो फेमस साइंटिस्ट हैं उनकी डिस्कवरीज क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट ले लेंगे अपने कि भाई इंडियन साइंटिस्ट उनकी डिस्कवरीज क्या क्या है। बेटा ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई एक तरफ साइंटिस्ट की लिस्ट दे दी और दूसरी तरफ उनकी डिस्कवरीज, तो मैच करिए। ठीक है, तो पहले यहां पर फिर अपने ये साइंटिस्ट आ गए। ठीक है, फिर इंडियन साइंटिस्ट आ जाएंगे, उनकी डिस्कवरीज लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि भाई फिर ये इंडिकेट करेंगे कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स कौन है। तो इस पे भी सवाल बन सकते हैं, सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लिखते चलेंगे, है ना। फिर ये डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं वहां यानी साइंटिफिक प्रिंसिपल कैसे यूज हो रहे हैं, जैसे एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम काम करता है या बर्नौलीज प्रिंसिपल काम करता है। तो ये सब बेटा हम करेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल साइंस है या जनरल फिजिक्स बोल दीजिए, पहले ये सब चीजें कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर छोटे छोटे टर्म्स लेंगे जो फिजिक्स में अक्सर यूज होते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या है, मास क्या है, वेट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये छोटे छोटे टर्म्स करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि हम 3-4 लेक्चर इसी में करेंगे, एक जनरल फिजिक्स तैयार करेंगे, एक बेस तैयार हो जाएगा। जो बेटा साइंस यानी जो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई जैसे खास तौर से जो मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं कि भाई उनका बैकग्राउंड जो है यानी साइंस नहीं पढ़ा है, कॉमर्स लेके कर रहे हैं, तो मिलिट्री एकेडमी में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर उन्हें क्वालिफाई करना होगा, तो उनके लिए भी ये शुरू से स्टार्ट पॉइंट रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो बेटा मैं सबसे पहले यही स्टार्ट करता हूं, साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज। नाउ सबसे नंबर 1 अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइजेस है ना, वही नाम है अल्फ्रेड नोबेल। तो उन्होंने डायनामाइट तैयार किया। डिस्कवरी क्या है इनकी, डायनामाइट, जिसमें 75% लगभग 75% नाइट्रोग्लिसरीन यूज किया गया था। ठीक है, नाउ नंबर 2 एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये समझ लो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, फिजिस्ट हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम यही है। जैसे कि बेटा जैसे हम देखें क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम बात करें, ये तो मॉडर्न फिजिक्स है जो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई है, वहां जो हेड है, गॉडफादर है, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है। ठीक है, और अगर हम पीछे क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो न्यूटन है, तो ध्यान रखेंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये डिस्कवर किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी बेटा लाइट से इन्होंने क्या किया कि बिजली को पैदा किया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नाउ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने बताई कि भाई एक बॉडी चल रही है, एक दूसरी बॉडी चल रही है, एक ट्रेन आगे जा रही है, पीछे से एक दूसरी ट्रेन चल रही है। ठीक है, या एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, या एक बाइक इधर जा रही है, एक बाइक इधर जा रही है, तो उनमें आपस में रिलेटिव यानी टाइम के साथ उनमें डिस्टेंस का क्या वेरिएशन आ रहा है, उनके बीच जो डिस्टेंस है टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ये रिलेटिविटी थ्योरी रखी, और फिर बेटा एक बड़ा फेमस रूल उन्होंने बनाया आइंस्टाइन ने, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E = mc²। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ था बेटा। उन्होंने ये बताया कि अगर एक m मास है, द्रव्यमान है, ठीक है, उसको हम खत्म कर दें, नेस्त नाबूद कर दें, तो उससे एनर्जी पैदा होगी, मैटर से एनर्जी पैदा होगी, और वो एनर्जी क्या होगी, E = mc²। इसको कहते हैं बेटा मास एनर्जी इक्विवेलेंस। यही सही नहीं है कि मास से एनर्जी पैदा हो रही है, एनर्जी से मास भी बनता है। यही बेटा इस रूल की, इस लॉ की खासियत है, खूबसूरती है कि भाई मास से मास को जलाया, एनर्जी बन रही है। जब किसी चीज में हम बेटा एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो उसमें मास का वेरिएशन भी आता है। मैं पानी खौला रहा हूं, पानी को बॉईल कर रहा हूं, तो पानी को बॉईल करेंगे तो बेटा लगातार उसको हीट अप करेंगे, तो हीट से पानी के जो वाटर इज बॉइलिंग, ठीक है, हीट इज सप्लाइड टू दिस वाटर, तो बाय हीट some amount of heat is converted into the mass of the boiling water, but this mass is very much less। इसलिए हम इसको अपनी डेली लाइफ में
यानी अप्रिशिएबल नहीं है, तो काउंटेबल नहीं होता डेली लाइफ के अंदर ना। आर्किमिडीज, अगर हम पुराने क्लासिकल साइंटिस्टों की बात करें तो बहुत पहले के हैं, फिजिक्स की शुरुआत भी नहीं है तब के हैं, लेकिन फिजिक्स के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लीवर एंड पुली, जो आप पुली सिस्टम देखते हैं क्रेन के अंदर लगा हुआ है, कई मल्टी मशीनरी के अंदर लगा होती है, घिरनी, कुएं से पानी खींचने के लिए भी घिरनी पुली यूज करते हैं। पुली और पुली सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ये सब बेटा आर्किमिडीज ने तैयार किया। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फेमस कहानी आपको पता ही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर, कि भाई जो किंग था, जहां ये जिस राज्य में रहते थे, जिस स्टेट में रहते थे, तो उसके किंग को एक सुनार ने, ठीक है, अपना एक ताज बना के दिया। अब राजा को शक था कि इसमें इम्प्योरिटी मिलाई गई है, गोल्ड का ताज बनवाया था, सोने का बनवाया था, उसको लगा राजा को इसने कुछ मक्कारी की होगी। तो आर्किमिडीज को काम मिल गया कि भाई ये सच्चाई पता करो, इसमें प्योरिटी कितनी है या इम्प्योरिटी कितनी है। तो ये जो आर्किमिडीज थे नहा रहे थे, तो उनको नहाते में एक आइडिया सूझ गया, जब ये पानी में घुसे तो पानी का लेवल ऊपर आ गया, बस इसी से यूरेका यूरेका कहते हुए भागे निकल के एकदम, और लॉ ऑफ फ्लोटेशन तैयार कर लिया। ठीक है, बड़ा मजेदार और बहुत मजेदार लॉ है, और इस पे बेटा क्वेश्चन भी आते रहे, लगातार क्वेश्चन आ रहा है, एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं एनडीए के अंदर, तैयार करेंगे इसे बढ़िया से। नाउ चौथा नाम आ रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेटा जो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, बहुत ऊंची हाइट, एफिल टावर हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, और साउथ इंडिया के कई सारे टेम्पल हो गए जो बहुत काफी हाइट के बने हुए हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए जो लाइटनिंग होती है, जो स्काई के अंदर लाइटनिंग चमकती है बेटा, उससे सेफ करने के लिए लाइटनिंग रॉड तैयार किया, या लाइटनिंग कंडक्टर भी कहते हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, जब बिजली गिरती है ड्यू टू चार्जिंग, ठीक है, उन बिल्डिंगों पे, तो बिल्डिंग का डैमेज नहीं होगा, एक तार के जरिए, कॉपर का तार होता है, उसके जरिए वो सारा चार्ज, ठीक है, वो सारा का सारा चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। बहुत बेहतरीन बेटा इनकी डिस्कवरी है, लाइटनिंग रॉड, लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग काइट भी इन्होंने तैयार किया। ठीक है, एक बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस यानी पास का दूर का एक साथ देखना, मैं भी बायफोकल लेंस यूज कर रहा हूं बेटा, ठीक है, इसमें यानी मेरे चश्मे में स्पेक्स के अंदर दोनों ही, दूर का भी और पास का भी। तो ये लेंस बेटा पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तैयार किया। और बेटा जीएस में ये भी तैयार कर लेना, बेंजामिन फ्रैंकलिन यानी वो नाम है, ये वो साइंटिस्ट है जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर, जो गुलामी के खिलाफ जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, सिविल वॉर था, उसमें बेटा ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और एक प्रमुख नेता यानी लीडर के रूप में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, ब्रैग, जो ब्रैग है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरेज, यानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं बाय एक्सरेज, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी जो केमिकल है, जो सब्सटेंस है, उसके अंदर पार्टिकल कहां कहां पर है, एटम्स मॉलिक्यूल कहां कितनी कितनी दूरी पर है, ये दूरियां तक बेटा रिलेटिव डिस्टेंसेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक्सरे से ब्रैग ने फाइंड आउट किए। नाउ बैक्यूरेल, बैक्यूरेल जानते ही हैं, रेडियो एक्टिविटी, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। ठीक है, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी कहलाएंगे, एक नाम फिर से लूंगा मैं इनका बैक्यूरेल, जब फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी लिखूंगा। नाउ कैवेंडिश, बेटा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसे कैपिटल जी लिखते हैं, उसकी वैल्यू को इस साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये घबराइए मत, ये लिखना भी सिखाएंगे, ये लिखना भी सिखा देंगे कैसे आया है, अभी इसकी जरूरत भी नहीं थी, मैंने लिखा भी नहीं था, बस इंफॉर्मेटरी लिख रहा हूं कि भाई एक कांस्टेंट है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया। अब बेटा और साइंटिस्ट देखते हैं। नाउ 8th मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी, ठीक है, जानते ही आप, डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। बहुत बेटा रेडियो एक्टिव नेचर के है, ये रेडियो एक्टिव नेचर है इनका, रेडियो एक्टिव नेचर, रेडियो एक्टिव नेचर है। ठीक है, तो ये इनकी डिस्कवरी किसने की, मैरी क्यूरी ने। नाउ नेक्स्ट डी ब्रॉयली, डी ब्रॉगली भी पढ़ते हैं, डी ब्रॉयली भी पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन इसका डी ब्रॉयली होता है, फ्रेंच साइंटिस्ट है लुइस डी ब्रॉयली। तो इन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई
कि भाई जो मैटर है, ठीक है, सब्सटेंस है, उसके अंदर दो नेचर होते हैं। एक तो मैटर खुद पार्टिकल नेचर तो है ही, दूसरा जब वो मूव करता है उसके अंदर वेव नेचर भी पैदा हो जाता है। और इवन जो रेडिएशन होते हैं, रेडिएशन वेव तो है ही, ठीक है, उनमें पार्टिकुलेट नेचर या पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यानी मैटर और रेडिएशन दोनों ही तरीके से बिहेव करते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव। एडिसन बड़े फेमस साइंटिस्ट रहे। एडिसन बचपन से बड़े खुरापाती थे। इलेक्ट्रिक बल्ब इन्होंने तैयार किया। साउंड रिकॉर्डिंग यानी साउंड रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने, जिसको हम ग्रामोफोन या फोनोग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम तैयार किया। मोशन पिक्चर तैयार की, यानी तभी से बेटा जो मूवी वगैरह थे उसको एक इम्पिटस मिला, ठीक है, तो यानी मोशन पिक्चर, चलने फिरने वाले लोगों को कैद करना कैमरे में ना। फेराडे, माइकल फेराडे बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे हैं बेटा अपने जमाने के। माइकल फेराडे इलेक्ट्रिक जनरेटर इन्होंने तैयार किया। जनरेटर जानते हैं क्या काम करता है? जनरेटर जो है यानी एक तरीके से मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, या इसको ऐसे कहिए मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। इन्होंने बताया हमें, माइकल फेराडे ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। इसी बेस पे बेटा जनरेटर तैयार किया गया, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस, केमिस्ट्री में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब केमिकल सब्सटेंस से, किसी सब्सटेंस से हमने इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास किया, वो दो पार्ट्स में बट गया, दो पार्ट्स के अंदर टूट गया, ठीक है। तो कभी मौका लगा तो इसकी भी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की इंडिकेट कर देंगे केमिस्ट्री में बड़ा अच्छे से ना। हबल, जो हबल है, इन्होंने हमें बताया कि जो यूनिवर्स है बेटा लगातार एक्सपेंड कर रहा है पूरे यूनिवर्स में, यानी कि यूनिवर्स में कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडी ले लें, उनके बीच का लगातार डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये इन्होंने बताया हबल ने। बड़ा फेमस इनका डिस्कवरी है ये, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड। केल्विन बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां थर्मोडायनेमिक्स जब हीट हम पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बताता है हमें? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट और वर्क का इंटरकन्वर्जन, यानी हीट को वर्क में बदलना या वर्क को हीट में बदलना, ठीक है। देखो जैसे मैं यहां पर मार्कर रखता हूं, एक मिनट। अब जैसे मैं यहां पे वर्क करूं, ऐसे सर्दियां आने वाली है, ऐसे करके करेंगे, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं और हीट प्रोड्यूस होगी इससे, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स होता है, यानी इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट, वर्क, और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। लेकिन बड़े सिंपलेस्ट वे में, बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं इसको बता रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स यानी इंटरकन्वर्जन किसकी स्टडी करेगा? वर्क और हीट के इंटरकन्वर्जन की स्टडी करेगा। तो इसका सेकंड लॉ, 3 लॉ है बेटा इसमें, सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ पर ही रेफ्रिजरेटर बेस होता है। जो हमारा रेफ्रिज है, ये किस पर बेस्ड होता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। नाउ 14th मैक्सवेल, बड़ा फेमस थ्योरेटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रखी इन्होंने, और लाइट को पहली बार बताया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है बेटा? ये EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि ये दो हिस्सों से बनी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका मतलब है ये दो फील्ड से बनी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक असर भी है और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15th मार्कोनी, बड़े फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, बेटा वायरलेस कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग मार्कोनी ने की है, ठीक है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना विदाउट वायर, विदाउट कम्युनिकेटिंग वायर, ठीक है। कोई वायर लाइन नहीं है, डायरेक्ट बेटा कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो जो आज का कम्युनिकेशन है कि भाई वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, ये इसकी बेस जो है बैकग्राउंड बेसिकली मार्कोनी से आई है, इसीलिए इनको फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो मिलिकन, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया बेटा इन्होंने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यानी कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किसने?
मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने मेजर किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट किया बेटा। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, ई से लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी इट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम, सी लिख देते हैं। यानी चार्ज को किस में मेजर करते हैं, जैसे दूरी है, डिस्टेंस है, उसे मीटर या सेंटीमीटर में लिखते हैं, ऐसी चार्ज होता है उसे कूलम के अंदर लिखते हैं। यानी किस में लिख रहे हैं, चाहे तो इसे इधर यहां लिख देते हैं इधर, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E 1.6, उसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, कूलम में एक्सप्रेस करते हैं। बड़ा छोटा चार्ज है, मिलिकन ने बड़ा इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट किया ना। ऑर्स्टेड ने बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताया, यानी करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है। तो पहली बार ये वो साइंटिस्ट हैं जब जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो आपस में इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट समझे जाते थे, अलग अलग समझे जाते थे, पहली बार इन्होंने इनको मिक्स कर दिया, मिला दिया कि भाई ये इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट है मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है, आप इसे अलग मत मानिए, ठीक है। तो पहले क्या था, इनसे इस एक्सपेरिमेंट से पहले 1820 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, 1820 में एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें उन्होंने शो कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। बेटा यही वो एक्सपेरिमेंट है ऑर्स्टेड का, जिसके बेस पर माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। माइकल फैराडे ने कहा कि भाई ऑर्स्टेड बता रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पैदा कर रहे हैं ऑर्स्टेड। तो माइकल फैराडे ने उल्टा सोचा कि भाई मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होना चाहिए, तो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तमाम एक्सपेरिमेंट कर दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर कर लिया और अपनी बात साबित कर दी कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 18 रॉबर्ट हुक, इन्होंने इलास्टिसिटी बेटा अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, किसी बॉडी पर ऐसा फोर्स लगाएं कि उसकी शेप और साइज में चेंज आ जाए, और उस फोर्स को हटा दें, हटाने के बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के बारे में काफी चीजें बताई, लॉ बताया उन्होंने, ठीक है। और एक इन्होंने बैलेंस व्हील ऑफ वॉच तैयार की। बेटा कभी मैकेनिकल वॉच देखें, हो सकता है आप तो अभी बिल्कुल एक नए जमाने में हैं आप लोग, तो पुराने जमाने में बेटा जो डायल वाली जो क्लॉक या वॉच चलती थी, वहां पर एक बैलेंस व्हील लगातार ऐसे एंगुलर वाइब्रेशन करती रहती थी, उसी से टाइम सेट होता था बेटा। तो बैलेंस व्हील ऑफ वॉच ये किसने बनाया, रॉबर्ट हुक ने बनाया, ठीक है। रदरफोर्ड, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, बेटा ये न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर कहलाते हैं। इन्होंने न्यूक्लियस यानी एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है विच हैज पॉजिटिव चार्ज, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, नाम भी न्यूक्लियस इन्होंने ही दिया है, ठीक है। तो न्यूक्लियस बताया, एटम का सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियस है। प्रोटॉन को डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने। इसके अलावा बेटा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो बैकरेल ने की है, वो बैकरेल ने डिस्कवर की है, ठीक है। उसी बेस पर रदरफोर्ड ने आर्टिफिशियल, यानी क्या सिंपली क्या तरीका था कि भाई जो नॉर्मल एटम है जो रेडियो एक्टिव नहीं है, उनके ऊपर जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, उसका बम्बार्डमेंट करा के इन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस कर दिया। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए भी इन्हीं का नाम जाता है। नाउ निकोला टेस्ला, इन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट, बेटा जो आज हम घरों में एसी यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो इन्होंने ही निकोला टेस्ला ने बनाया। इसके अलावा इंडक्शन कॉइल, हाई वोल्टेज पैदा करने वाला इंडक्शन कॉइल भी इन्होंने ही तैयार की। नाउ लास्ट में लिखता हूं वोल्टा, इन्होंने बैटरी को डिस्कवर किया, बैटरी को डिस्कवर किया कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होंगे, अगर उनको किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाए तो करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा इंडियन साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी की। हाँ बेटा, इंडियन साइंटिस्ट की बात कर ली जाए और उनकी डिस्कवरीज की। सबसे पहला नाम आता है सीवी रमन, ठीक है। तो सीवी रमन
इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो बेसिकली अब ये यूरोप जा रहे थे, यूरोप जाते वक्त इन्होंने पानी के जहाज में देखा कि भाई जो समुद्र का पानी है उसका कलर अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो दिमाग में आ गया कि भाई ऐसा वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं लाइट के साथ जिससे उसके कलर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो बस इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, यानी वाटर के मॉलिक्यूल जो है जब उस पर लाइट गिरती है तो उस लाइट के वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में क्या वेरिएशन आ जाता है। तो इससे रिलेटेड डिस्कवरी की सीवी रमन ने, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। ठीक है, ऐसी बेटा होमी जहांगीर भाभा, जो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना हुआ है, ये इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर भी कहलाते हैं। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्हीं ने स्टार्ट किया। ठीक है, इन्होंने बेटा इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन की स्कैटरिंग, उनका बिखरना, और कॉस्मिक रेडिएशन, जो कॉस्मोस यानी यूनिवर्स के अनंत पार्ट से कुछ रेडिएशन लगातार आ रहे हैं, वो कॉस्मिक रेडिएशन कहलाती हैं, कॉस्मिक रेज कहलाती हैं। ठीक है, उनमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, खासतौर से सेकेंडरी कॉस्मिक रेज जो होती है, प्राइमरी सेकेंडरी में न्यूट्रॉन की भरमार होती है। तो कॉस्मिक रेडिएशन की स्टडी की उन्होंने। ठीक है, यहां जैसे एक पोजिट्रॉन आ रहा है, पोजिट्रॉन बच्चों इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, यानी इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पोजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मास भी इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन का एक ही है। तो एंटी का मतलब ये समझ लो कि जैसे जुड़वा पिक्चर में एक सलमान खान एक पॉजिटिव रोल में, एक विलेन के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही एक पॉजिटिव और एक एंटी, इलेक्ट्रॉन उसका एंटी पोजिट्रॉन। तो कई पार्टिकल होते हैं जिनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन की स्कैटरिंग होमी जहांगीर भाभा ने हमें बताई। अब जगदीश चंद्र बोस जो है, JC बोस, इन्होंने बेटा यहां मिलीमीटर लेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे तैयार किया, यानी कि वेव ऑफ वेवलेंथ 10 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर की वेव को, यानी ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ इतनी थी, ठीक है, उसको तैयार किया, यानी गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वेव को तैयार किया। ठीक है, नाउ SN बोस, जो SN बोस हैं इन्होंने बेटा, SN बोस ने हमें बताया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे मैक्सवेल ने हमें बताया लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो SN बोस ने बताया, सत्येंद्र नाथ बोस ने, कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो गैस की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, गैस लाइक क्वालिटीज होती है उसके अंदर। तो आइंस्टाइन के साथ मिलकर काम किया इन्होंने, जो अपना काम किया किसके साथ किया? आइंस्टाइन के साथ मिलकर काम किया, आइंस्टाइन के साथ मिलकर इन्होंने काम किया। ठीक है, तो इनके नाम पर ही बेटा एक बोसॉन पार्टिकल का नाम भी रखा गया है, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स बताएंगे आगे चल के, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है तो उसमें इसका जिक्र होता है बोसॉन पार्टिकल का। तो इनके सम्मान में बोस के सम्मान में बोसॉन पार्टिकल नाम रखा गया। एक आखिरी साइंटिस्ट हम इंडिया का लेते हैं कि S सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने स्टार की इवोल्यूशन, यानी स्टार का डेवलपमेंट, जैसे हम लोग होते हैं, बच्चा हुआ, फिर छोटे हो गए, इन्फेंट हो गए, फिर एडल्ट हो गए, फिर ओल्ड एज पर्सन हो गए, यंग होके, तो ऐसे ही बेटा स्टार के अंदर भी, स्टार का भी इवोल्यूशन होता है। स्टार बनेगा, फिर बड़ा होगा, फिर खत्म भी हो जाता है। कई स्टार खत्म हो जाते हैं, कई ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कई ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कई व्हाइट डॉर्फ बन के रह जाते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने इन्हीं के बारे में काफी कुछ लिखा, काफी कुछ रिसर्च किया इवोल्यूशन ऑफ स्टार के। और एक चंद्रशेखर लिमिट CSL, जो चंद्रशेखर लिमिट है CSL, इन्हीं के सम्मान में रखी गई है। चंद्रशेखर लिमिट CSL, यानी चंद्रशेखर लिमिट बेटा क्या बोलते हैं उसको? CSL। वन चंद्रशेखर लिमिट जो होती है ये इट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ सोलर मास। बेटा ये मास की लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट भी है। CSL क्या है? मास की लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, यानी लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। मास का लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है? 1.4 टाइम्स ऑफ सोलर मास। सोलर मास जानते हैं? सोलर मास सन का मास, सन का मास
1.4 इंटू सन का मास लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू आ जाती है 2.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 30 किलोग्राम। बहुत बड़ा यूनिट है बेटा ये, इसीलिए कहा गया ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मास। चलिए बेटा बात करते हैं फादर ऑफ। तो सबसे पहले फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, जिन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर डिस्कवरी किया था, लाइटनिंग काइट। ठीक है, एंड नंबर 2 फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म विलियम गिलबर्ट। ये समझ लो जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके पर्सनल फिजिशियन थे, और कई सारी चीजों पे जैसे जो जड़ी बूटियां होती हैं जैसे लहसुन प्याज वगैरह, उसके ऊपर मैग्नेट से तमाम एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने। ठीक है, इन्हीं को बेटा फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहा जाता है। नंबर 3 फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकोलस कार्नोट। जो हीट इंजन है वो कार्नोट ने तैयार किया था। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। नाउ फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैक्वेरेल। फादर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी कैमरलिंग ओन। सुपर कंडक्टिविटी बेटा यानी एक वो फिनोमेना है जब किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, यानी करंट के रास्ते में कोई रुकावट ही ना हो, जीरो रुकावट हो। रेजिस्टिविटी मतलब रुकावट, करंट के रास्ते में रुकावट। ठीक है, जब किसी मटेरियल से करंट चल रहा है, उसमें करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो जीरो रेजिस्टिविटी वो सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। जीरो रेजिस्टिविटी कंडीशन इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। अगर सुपर कंडक्टिविटी बेटा एक बार मिल जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए करंट लगातार फ्लो होता रहता है। तो ये इसके फादर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी कैमरलिंग ओन्स हैं ना। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने कहा भी था रदरफोर्ड, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिन्होंने न्यूक्लियस को, प्रोटॉन को, ठीक है, डिस्कवर किया और एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी? मैक्सवेल ने दी। अब बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी। ठीक है, यहां में दे रखे हैं साइंटिस्ट नेम डी ब्रॉयली, मिलिकन, वोल्टा, रदरफोर्ड, ब्रैग। और यहां डिस्कवरी ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय एक्स-रेज, सी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, डी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ई बैटरी। पॉज करके कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग करिए, कोशिश करिए बेटा, अभी जो आपने पढ़ा पिछला। चलिए आंसर करते हैं। सबसे पहले डी ब्रॉयली। डी ब्रॉयली बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मिलिकन मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ए चला जाएगा। वोल्टा डिस्कवरी ऑफ बैटरी। रदरफोर्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। एंड रिमेनिंग ब्रैग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय एक्स-रेज। वन मोर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज। बेटा यहां पे एस एन बोस, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, जेसी बोस, माइकल फेराडे। ठीक है, या जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, गैस लाइक क्वालिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कॉस्मिक रेडिएशन, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पॉज करके करिए इसको, मैच करिए इसे। बेटा सबसे पहले एस एन बोस। ठीक है, एस एन बोस या बोसॉन पार्टिकल या गैस लाइक क्वालिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हो गया। एच जे भाभा कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन की स्टडी करी। सीवी रमन इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और लाइट की क्वालिटीज या फीचर्स में लाइक वेवलेंथ में क्या वेरिएशन आ रहा है। जेसी बोस, इन्होंने 10 mm से लेकर 1 mm तक की शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हासिल किया, ऑब्टेन किया। माइकल फैराडे इलेक्ट्रिक जनरेटर तैयार किया। तो ऐसे करके मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहेंगे ताकि जो आप पढ़ रहे हैं वो दिमाग में फिट होता रहे। अब बेटा बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, किसी ना किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है।
फॉर एग्जाम्पल रॉकेट प्रोपल्शन, जो रॉकेट का प्रोपल्शन है, मूवमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वो एक्शन रिएक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है, विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये रॉकेट प्रोपल्शन एक्शन रिएक्शन भी लिख सकता है, या इसको ये हटाकर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसा भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। एरोप्लेन ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे बेटा, ये सारे के सारे प्रिंसिपल एक एक बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये जान लीजिए जस्ट नट शेल के अंदर कि भाई ये उससे थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है भाई हमें फिजिक्स के अंदर साइंटिस्ट के ये साइंटिस्ट हैं, ये इनकी डिस्कवरीज हैं, कौन फादर किसका है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी जरूरी जगह पर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। तो एरोप्लेन में बर्नौलीज प्रिंसिपल आ गया। फोटो सेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी मैंने बात की पीछे। तो फोटो सेल इसी कंसेप्ट पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर डिपेंड करता है। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। बेटा ऑप्टिकल फाइबर तो बहुत यूज हो रहा है आजकल, आपने देखा होगा अभी भी, और कुछ साल पहले यानी 4-5 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, रिलायंस ने पूरे इंडिया भर में अपने ऑप्टिकल फाइबर जमीन अंडरग्राउंड बिछा दिए थे, ठीक है। तो तभी तो इतनी बड़ी क्रांति सी हुई कि भाई एकदम कम्युनिकेशन सब, रिलायंस जियो ये सब, तो हर जगह जगह उन्होंने पहुंचा दिया ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, जिसे हम लाइट के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो स्पीडोमीटर बेटा बाइक के अंदर, इवन साइकिल के अंदर भी हैव सीन, साइकिल के अंदर आगे जो हैंडल है वहां पर एक स्पीडोमीटर लगा देंगे, स्पीड मेजर करेगा, ठीक है। बाइक के अंदर तो होता ही है, बाइक और जो व्हीकल है यानी 4 व्हीलर्स हैं उसके अंदर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को लगातार पहिया कट करता हुआ चल रहा है, जो कार या बस की शेफ्ट होती है, जो एक्सल होती है, वो उसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कट करती हुई चलती है। बस मैग्नेटिक फील्ड कट होगी, उससे एक इलेक्ट्रो ईएमएफ या इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ पैदा हो जाता है। बात करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे पूरा। तो स्पीड पर ध्यान रखिए, स्पीडोमीटर बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। यानी जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी। नाउ एलईडी आजकल बहुत सुनते हैं, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। बेटा ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस फिनोमेना पे बेस्ड होता है, यानी कि लाइट से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करना। ट्रांसफार्मर, इसका भी हम अक्सर सुनते हैं, लोकेलिटी में ट्रांसफार्मर होते हैं, और इवन घरों में भी ट्रांसफार्मर रखते हैं कुछ लोग। अब तो रेफ्रिजरेटर वगैरह में इनबिल्ट ट्रांसफार्मर आ रहा है, जो वोल्टेज रेगुलेट करता है। इसका काम क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन करना, हाई को कम कर देना और कम को हाई कर देना, यानी जो हमें ऑप्टिमम है, रिक्वायर्ड है, उस तक उसको ले जाना, ठीक है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक टाइप है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 टाइप का होता है, सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। अब रेक्टिफायर का काम क्या होता है? जो रेक्टिफायर है कि भाई ये क्या करेगा, एसी को, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सी होती है? जिसका डायरेक्शन लगातार बदलता जाता है, जिसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो, ऑल्टरनेटिवली चेंज हो, डेफिनेट टाइम के बाद चेंज हो। मान लो अभी इधर जा रही है, फिर इसके अपोजिट हो गई, फिर इधर जा रही है, फिर अपोजिट हो गई, यानी डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। डायरेक्ट करंट डीसी वो होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, जब तक करंट चले एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। जैसे बैटरी, सेल को जैसे ही ऑन करेंगे करंट एक ही डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन बेटा हमारे घरों में जो आता है करंट, वो डायरेक्ट नहीं है, एसी करंट होता है। तो एसी को डीसी में बदलने वाली डिवाइस रेक्टिफायर कहलाती है। तो रेक्टिफायर बेटा इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग का मतलब होता है वोल्टेज लगाना, ठीक है। ये सब सीखेंगे, सब पढ़ेंगे, कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेटा ये टेक्नोलॉजीज हैं जो डिफरेंट जगह पर यूज हो रही हैं, ठीक है।